अस्सलाम वालेकुम। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, मैथमेटिकल टूल है, जो कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सिस्टम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने और उससे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने में बहुत यूज़फुल टूल है। तो चलिए देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनीशन को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनीशन इस इक्वेशन में ज़ाहिर है कि अगर हम एक फ़ंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहें तो वो हम किस तरह ले सकते हैं। ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी उसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और साथ ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा। ये एक यूनिलैटरल या वन साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। बाईलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादातर यही यूज़ होता है यूनिलैटरल, जो कि हमारे पास ज़ीरो से इन्फिनिटी तक होता है। एक फ़ंक्शन को हम ज़ीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। इसमें जो s है ये कम्प्लेक्स वेरिएबल है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। और इस कम्प्लेक्स वेरिएबल के दो पार्ट्स होते हैं जो कि सिग्मा और ओमेगा होते हैं। सिग्मा इसका रियल पार्ट है, ओमेगा इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे इस टेबल में कुछ फंक्शंस गिवन हैं जो कि ना सिर्फ कंट्रोल सिस्टम में बल्कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें ये इम्पल्स फंक्शन है, यूनिट फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और टाइम के पावर का फंक्शन है, साइन और कॉस के फंक्शन गिवन है। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। हम ज़्यादातर जो कंट्रोल सिस्टम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर इसी टेबल का इस्तेमाल करते हैं और इसी टेबल से हम डायरेक्ट वैल्यू उधर पुट करते हैं। तो अगर हमें एफ़ ऑफ टी की वैल्यू गिवन हो तो हम इस इंटीग्रल के ज़रिए इस एफ़ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो कंट्रोल सिस्टम के इनपुट आउटपुट्स हैं उनको एक सेपरेट एंटिटीज़ और उनके बारे में एक रिलेशनशिप जो होती है वो हमें सिंपल जो अलजेब्राइक इक्वेशन है हमें उस फॉर्म में लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की तरफ। तो जिस तरह हम एक किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो एस डोमेन में चला जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाता है, एफ ऑफ एस बन जाता है। अब अगर इसी एफ ऑफ एस का हम इनवर्स लैप्लास लें तो हम टाइम डोमेन में जो फंक्शन हमारे पास होता है वो हम अचीव कर लेते हैं। ये एफ ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा। ये जो यू ऑफ टी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये वही प्रॉपर्टी शो करता है जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इधर देखी थी, ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये हमें क्या शो करता है कि ये ज़ीरो से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ज़ीरो से पहले इसकी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है यू ऑफ टी कि ये फ़ंक्शन ज़ीरो से इन्फिनिटी तक एग्ज़िस्ट करती है, इससे ऑनवर्ड इसकी वैल्यू ज़ीरो है। यू ऑफ टी के फंक्शन के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ये इसकी वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर टाइम पे 1 होती है और जो ज़ीरो से लेस टाइम है मतलब नेगेटिव ऑफ टाइम है तो उस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो जो भी फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो फंक्शन भी ज़ीरो से नेगेटिव टाइम पे, ज़ीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर वो एग्जिस्ट भी करती है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है।
तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं जो लेप्लास डोमेन में होता है, तो हम किस तरह ले सकते हैं, इस फार्मूले के ज़रिए। ये फार्मूला क्या है, 1/2 पाई जे इंटेग्रल ऑफ सिग्मा माइनस जे इन्फिनिटी टू सिग्मा प्लस जे इन्फिनिटी। ये लिमिट्स है इस इंटीग्रेशन के, एफ ऑफ एस ई पावर एस टी डी एस। तो जब ये हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे जो कि एस डोमेन में होता है, मतलब लेप्लास डोमेन में होता है, तो उससे हम टाइम डोमेन में उसका जो फंक्शन है वो अचीव कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करेंगे इससे, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। ये अगर सिंपल फंक्शन है तो उसके लिए आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए तो ये इंटीग्रेशन जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए एक ये वाला टेबल यूज़ करेंगे, और दूसरा जो है हम इन थ्योरम्स को यूज़ करके हम उसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो निकाल सकते हैं। ये जो डिफरेंट थ्योरम्स गिवन है इस टेबल में, तो हम ये वाले थ्योरम्स यूज़ करेंगे। साथ एक और चीज़ यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो इसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इस पे एक एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह लेते हैं और फिर उससे इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह लेते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई फंक्शन गिवन हो जो कि एस डोमेन में हो और हम उसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हो, तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। हमें जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जो फंक्शन है जो लेप्लास डोमेन में होता है, वो जब गिवन होता है तो वो इस फॉर्म में गिवन होता है। ये एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू एन ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस। ये एन ऑफ एस जो है ये न्यूमरेटर है और ये डी ऑफ एस डिनोमिनेटर है। अगर एन ऑफ एस की जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब जो ऑर्डर है, उसकी जो पावर होती है यहाँ पर मैक्सिमम पावर, वो अगर कम है डी ऑफ एस से, इस एन ऑफ एस की पावर कम है, मैक्सिमम पावर वो डी ऑफ एस से कम है, तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं और इसको पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में ले जाते हैं, जो हमें उस फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल फॉर्म में देता है। एक कंबाइन फ्रैक्शन होता है, उसको हम अलहदा कर लेते हैं। अगर एन ऑफ एस की डिग्री जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि हम पहले डिवीज़न करेंगे, एन ऑफ एस को डिवाइड करेंगे डी ऑफ एस पे, और फिर उसके बाद जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। डिवीज़न से क्या होगा कि जो एन ऑफ एस की डिग्री है वो कम हो जाएगी डी ऑफ एस से। पार्शियल फ्रैक्शन के फिर मज़ीद जो है वो 4 केसेस बनती हैं कि जो हमें फंक्शन गिवन है जो एफ ऑफ एस है वो किस फॉर्म का है। अगर हमारे पास ये जो नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स गिवन है ये अगर लीनियर हो और नॉन रिपीटेड हो, तो फर्स्ट केस हमारे पास बनता है कि रूट्स आर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ एफ ऑफ एस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब ये दोनों लीनियर हो और नॉन रिपीटेड, रिपीटिशन नहीं आ रहा इसमें। तो ये फैक्टर्स जो है ये लीनियर कब होते हैं, जब इसकी जो पावर है एस की जो पावर है वो 1 होती है, 1 से ज़्यादा ना हो। अगर एस की पावर 2 हो और वो 1 पावर में कन्वर्ट या फैक्टर्स उसके लीनियर नहीं बन सकते, तो वो नॉन लीनियर होता है। तो जब ये लीनियर हो और नॉन रिपीटेड हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि एक फैक्टर जो डिनोमिनेटर का है उसको एक कांस्टेंट असाइन कर देते हैं इधर न्यूमरेटर में, और जो दूसरा फैक्टर है s+2 उसको दूसरा कांस्टेंट अप्लाई करते हैं।
ये K1 K2 ये A B C D कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। आप इधर A भी अप्लाई कर सकते हैं, B भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट आप रिप्रेजेंट करना चाहे, जिस तरह A से रिप्रेजेंट करना चाहे, B से रिप्रेजेंट करना चाहे, वो कर सकते हैं। ये K1 K2 फिक्स नहीं है। केस 2 में क्या है कि अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो लीनियर तो हो लेकिन नॉन रिपीटेड ना हो, मतलब रिपीटिशन हो, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है S+2, ये इसमें रिपीटिशन आ रही है क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, S+2 मल्टीप्लाइड बाई S+2 दो दफ़ा लिख सकते हैं, तो ये रिपीट हो रहा है। तो जब ये केस बन रहा हो तो हम क्या करते हैं कि जो पहला लीनियर और नॉन रिपीटेड हमारे पास फैक्टर है उसको एक कांस्टेंट असाइन करते हैं, और इस जो रिपीटेड जो हमारे पास फैक्टर बन रहा है इसको दो कांस्टेंट असाइन होंगे। पहला कांस्टेंट कब असाइन होगा, वो असाइन होगा जब इसकी पावर हम लेंगे मैक्सिमम, जो यहाँ पे पावर है 2, वो मैक्सिमम लेंगे और इसको एक कांस्टेंट असाइन कर देंगे। और दूसरा फैक्टर हम इसको असाइन करेंगे जब इसका पावर बाय 1 हम डिक्रीज़ करेंगे, मतलब इधर 2 है तो इधर 1 हो जाएगा, और ये दूसरा फैक्टर। अब जो हमारे पास इसकी पावर है, अगर 3 हो 4 हो, तो जितनी इसकी पावर है उतने कांस्टेंट इसको असाइन होते जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पावर लिख देंगे, फिर 1 डिक्रीज़ होगा इसके पावर में, और उसको एक एक कांस्टेंट असाइन करते जाएंगे। ये केस नंबर 2 बन रहा है। केस नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर जो हो वो क्वाड्रेटिक हो, मतलब इधर नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जिसमें एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 2 होती है, और वो ax² + bx + c वाली फॉर्म को फॉलो करता है। तो वो क्वाड्रेटिक हमारे पास होता है, जो हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 होती है। तो जब क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में आ जाए और वही क्वाड्रेटिक हमारे पास नॉन रिपीटेड हो, मतलब आप लोगों को नज़र आ रहा है इस क्वाड्रेटिक पे होल कोई पावर नहीं है, तो ये नॉन रिपीटेड है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें अब दो पार्ट्स बन रहे हैं। एक ये लीनियर बन रहा है, ये जो s है, और ये जो ये वाला पार्ट है a² + 2s + 5, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो जो लीनियर है उसको उसी तरह हम ट्रीट करेंगे जिस तरह पिछले केसेस में हमने किया था। ये K1 K1 K1, तो इसको भी K1 हमने असाइन कर दिया। अब जो क्वाड्रेटिक है उसको दो वेरिएबल एक ही फैक्टर को असाइन होंगे, K2s + K3 या K2 + K3s, मतलब यहाँ पे s लिख दे या यहाँ पे s लिख दे, एक ही बात है। तो हम इसको इस तरह जो है कांस्टेंट असाइन करेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जो केस नंबर 4 है वो क्या है कि एक फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो और वो साथ ही रिपीटेड हो, मतलब यहाँ पे पावर होल पावर 2 आ रहा है तो ये रिपीट हो रहा है, इसको हम दो दफ़ा लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जिस तरह हमने केस नंबर 2 में देखा था रिपीटेड को किस तरह डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन यहाँ पे ये लीनियर था और ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह जो कांस्टेंट है वो असाइन होंगे। तो पहले हम इसका पावर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और जितना हमारे पास मैक्सिमम पावर होगा उतने तक हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आप लोग, ये पावर 1 है और इसको ये वाली असाइन होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, जो पावर बन रहा है वो नीचे वाले का पावर हमने एक इंक्रीज़ कर दिया, साथ ही हमने इसका भी पावर इंक्रीज़ कर दिया। तो इसी तरह हम जो पार्शियल फ्रैक्शन है हम इसके डिफरेंट केसेस को देखते हुए उसको डिकम्पोज करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन में कोई फंक्शन गिवन हो
जिस तरह हमें यहाँ पे गिवन है उसको अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहें तो किस तरह लेंगे। तो हमारे पास बाय डेफिनीशन जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनीशन है वो क्या थी कि एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास ये जो a है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और इंटेग्रल किस चीज़ पे अप्लाई होगा, इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स पे। तो इसको हम एक एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, वो किस तरह के, ये इससे एक कॉमन हो जाएगा ये वाला और इसके पावर एड अप हो जाएंगे। तो ये माइनस कॉमन बाहर आ गया s प्लस ए इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ई पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये इस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद ये एस हमारे पास, ए हमारे पास पहले से बाहर था इंटीग्रल से, इस पे अगर हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो एक तो ये चीज़ हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है ये एज इट इज़ इधर आ जाएगी। साथ क्या होगा, ये डिवाइड होगा, डिवीज़न में क्या आएगा, ये जो इसकी पावर है ये माइनस एस प्लस ए इंटू टी, इस पावर को हम डिराइवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी से। तो इसको हम डिराइवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको अगर हम डिराइवेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये टी ख़त्म हो जाएगा और माइनस एस प्लस ए रह जाएगा, जो कि डिवीज़न में इधर नज़र आ रहा है और माइनस का साइन इधर नज़र आ रहा है। तो a माइनस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए ई पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा। साथ यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगे, जो लिमिट्स है टी के वो 0 टू इन्फिनिटी है। तो हम पहले ये वाला लिमिट अप्लाई करेंगे, ई पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी की जगह, जो टी की जगह है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये टर्म इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। फिर हम ये वाला जो लिमिट है ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पावर 0 1 रह जाएगा। और साथ जो माइनस साइन है, हम लिमिट्स के दरमियान भी माइनस साइन लगाते हैं तो वो माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। तो ए पावर एस प्लस ए। तो ये बात अगर आप टेबल में भी देखें तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है कि हमारे पास अगर ई पावर माइनस ए टी है तो उसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या बन रही है, 1 प्लस एस प्लस ए, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। तो यहाँ पे सेम यही चीज़ है, ई पावर माइनस ए टी और साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 1 की जगह a आ जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, ये हमारे पास इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब एक एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्ज़ाम्पल। ये एग्ज़ाम्पल हम सॉल्व करेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड जो है उससे। मोस्टली हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में हम इसी मेथड को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मेथड इजी है और हमारे पास सिंपल इक्वेशंस बन जाते हैं इसमें और उसको हमने सॉल्व करना पड़ता है, कोई कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इसमें नहीं होती। तो हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू 86 एस प्लस 78 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 इंटू एस माइनस 4 इंटू 5 एस माइनस 1। तो ये एक फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब पहले हम क्या करेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद जो पिछले टेबल में हमने एक प्रॉपर्टी देखी जिसका हमने यहाँ पे ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकाला, फिर ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे या ये वाली प्रॉपर्टी, इनमें से जो भी प्रॉपर्टी लगती है फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास काम क्या होगा कि हम इसको डिकम्पोज करें, क्योंकि डिकम्पोज किए बगैर हम इस पे वो आइडेंटिटीज़ या वो टेबल में जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिकम्पोज करने के लिए हमें पहले इसके जो न्यूमरेटर है
वो देखना होगा कि ये इसकी डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। तो डिनोमिनेटर को अगर हम ये तीनों मल्टीप्लाई करें तो ये इस पावर 3 तक चला जाएगा या इस पावर 4 तक। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, इसका ऑर्डर बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। तो डिवीज़न की ज़रूरत हमें नहीं आ रही। डिवीज़न की ज़रूरत नहीं आ रही तो हम फिर क्या कहेंगे, इसके केस को देखेंगे। ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास क्या गिवन है, फैक्टर्स गिवन है, ये किस तरह के हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है और इसमें हमारे पास कोई रिपीटिशन भी नहीं आ रही। तो ये लीनियर नॉन रिपीटेड केस बन रहा है जो कि केस 1 था। तो सिंपल हम इन लीनियर फैक्टर्स को हम एक एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पे असाइन हुआ है a डिवाइडेड बाई s प्लस 3, b डिवाइडेड बाई s माइनस 4 प्लस c डिवाइडेड बाई 5s माइनस 1। मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे k1 k2 लाजमी नहीं है, यहाँ पे a b c कोई भी जो कांस्टेंट है वो आप असाइन कर सकते हैं। तो हमने इस को इक्वेट किया इसके साथ। अब क्या करना है कि ये जो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है लेफ़्ट हैंड साइड पे। और यही जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये इस एक एक टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होती जाएगी। इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये s प्लस 3 इस s प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाले दो टर्म्स रह जाएंगे a के साथ। तो यहाँ पे a के साथ हमारे पास ये वाले दो टर्म्स आ गए। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये होल टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगा s माइनस 4 के साथ, और ये दो टर्म्स रह जाएंगी b के साथ। तो ये दो टर्म्स रह गई b के साथ। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये हमारे पास c के साथ रह जाएंगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है कि बारी बारी हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने बारी बारी b और c को पहले ज़ीरो करेंगे तो a निकल आएगा, फिर a और b को ज़ीरो करेंगे तो c निकल आएगा, और a और c को ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास b निकल आएगा। तो बारी बारी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे करेंगे, अब अगर हमने a को निकालना है तो हमें b और c को ज़ीरो करना पड़ेगा। वो किस तरह होगा कि इनमें से कोई कॉमन टर्म देखेंगे कि कोई कॉमन टर्म है तो उसको ज़ीरो करना होगा। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसमें इन दोनों में कॉमन जो है ये s प्लस 3 बन रहा है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो इस टर्म को अगर हम ज़ीरो करें मतलब s प्लस जो 3 है वो हमारे पास क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। तो s किसकी इक्वल हो जाएगा, ये 3 इस साइड पे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे s इज़ इक्वल टू -3 बन जाएगा। तो s इज़ इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी और इसमें s की वैल्यू जो है -3 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे a इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने b को फाइंड करना है तो हमने ये जो a वाली है और ये c वाली एक्सप्रेशन है इनमें से कॉमन देखना होगा। उसमें से कॉमन जो है वो s-4 है, ये वाला। तो s-4 को हम ज़ीरो करेंगे तो हम s इज़ इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हमने s इज़ इक्वल टू 4 पुट करना है, जिस तरह ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। s इज़ इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी 2। इसी तरह अगर हमने c को फाइंड करना है तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इन दोनों में से एक ये 5s-1 इसमें भी है और 5s-1 यहाँ पर भी है। तो इसको हम ज़ीरो करेंगे। इसको ज़ीरो करने के लिए s की वैल्यू कौन सी दरकार होगी,
हमारे पास s इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी s इज़ इक्वल टू 5। a b c की वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई। a की वैल्यू आ गई -3, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और c की वैल्यू आ गई 5। अब ये इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो g ऑफ s है वो आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई s माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5s माइनस 1। ये हम यहाँ तक हमने इसको क्या कर लिया, पार्शल फ्रैक्शन के थ्रू हमने इसको सिर्फ डिकम्पोज कर दिया। हमने इन फैक्टर्स को अलहदा फ्रैक्शन में लिख दिया। अब हम इसके बाद इन्वर्स लेप्लास इस पे अप्लाई करेंगे। तो इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करने के लिए हमने जो पिछले स्लाइड में एक एग्जांपल में हमने वो आइडेंटिटी प्रूफ की थी, जो प्रॉपर्टी निकाली थी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि जब हमारे पास लेप्लास 1/s प्लस a है तो इसका फंक्शन क्या बन रहा है, e पावर -at ये बन रहा है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a की जगह यहाँ पे इस टर्म में 3 है, इसमें a की जगह क्या आ रहा है, -4 आ रहा है a की जगह। इस टर्म में a की जगह क्या आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये 3 तो हम बाहर लिख देंगे, ये -3 और इस होल की जगह 1/s प्लस 3 की जगह हम लिख देंगे e पावर -3t हम यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रॉपर्टी को जो टेबल में हमारे पास गिवन है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अब यहाँ पे हमारे पास -4 आ रहा है। तो चूँकि यहाँ पे प्लस साइन के साथ था तो यहाँ माइनस साइन आ रहा था, इधर माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा 2e की पावर 4t प्लस यहाँ पे हो जाएगा e की पावर, यहाँ पे भी माइनस साइन आ रहा है तो t डिवाइडेड बाई 5 या 1/5 इंटू t। यहाँ पे ये हमारे पास g ऑफ t की फंक्शन हमने इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से निकाल दी। तो आप लोगों ने देखा कि सिंपल जो अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं उसी की तरह इक्वेशंस हमें मिल गई लेप्लास ट्रांसफॉर्म से, और उसको हमने सॉल्व किया और हमने एक कम्प्लेक्स फंक्शन था जिसको हमने टाइम डोमेन में हमने उसका जो इक्विवेलेंट फंक्शन था वो निकाल लिया। शुक्रिया।